100 शब्द प्रति मिनट शुरू। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परीक्षा पे चर्चा में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देने को कहा। यह कोई छिपी बात नहीं है कि मोबाइल के ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग ने समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसीलिए यह एक स्वाभाविक सलाह है कि बच्चे इस तरह की तकनीक के गुलाम न बने, उनका सीमित और संतुलित प्रयोग करें। हम सब जानते हैं कि यह लोगों की व्यक्तिगत या सामाजिक हानि हो सकती है, लेकिन यह कहीं न कहीं राष्ट्र की क्षति भी है, क्योंकि जो समय देश की बड़ी आबादी सोशल मीडिया पर बिता रही है, वह अगर देश को विकसित करने में प्रयोग किया जाए तो यह अपने आप में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पैरा शोध संस्थान के अनुसार हर भारतीय स्मार्टफोन पर औसतन 7 घंटे बिताता है। इसमें से भी वह सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताता है। इसके चलते हम अपने सोचने समझने की क्षमता खोते जा रहे हैं। साथ ही इसका असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत पड़ता है। इसके अलावा यह हमारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है और हमारे जीवन करियर में भी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। अवसाद जैसी बीमारियां सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इसने हमें आर्थिक रूप से बेहद प्रभावित किया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के आकर्षित विज्ञापन होते हैं, जिसके चलते हम फिजूल की चीज़ों का क्रय कर लेते हैं। फिर इस आभासी दुनिया में जब सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं हो पाता है, तो फिर हम अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं, जिसके चलते कई बार लोग आत्महत्या तक की स्थिति तक में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भ्रमित जानकारी भी समाज को दिशाहीन बनाती है। आज सोशल मीडिया से हर व्यक्ति लगभग प्रभावित है, इसलिए इसके प्रयोग पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पैरा हमारे देश में करोड़ों लोगों की सुबह राम राम बोलकर होती है। यहाँ जितनी इज्जत हिंदी को दी जाती है, उतना ही सम्मान उर्दू को भी दिया जाता है। हर भारतीय आम बोल चाल में हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल करता है। आम भारतीय जितना सम्मान रामायण को देता है, उतना ही कुरान को भी देता है। यहाँ दिवाली भी उसी उत्साह के साथ मनाई जाती है जैसे ईद। इस देश की यही खूबसूरती इसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे मुंहफट नेता भी हैं जो कभी मोहम्मद पैगंबर के नाम पर तो कभी रामचरितमानस के नाम पर विवाद पैदा करते रहते हैं, जो न कभी रामायण को समझ पाए और न कुरान को। वे बस खबरों में बने रहने के लिए कड़वे बोल बोलते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। उनको सिर्फ अपनी
राजनीति से मतलब होता है, उनके बोल का लोगों पर क्या असर हो सकता है, यह सोचने की जहमत वे नहीं उठाते। उनका मकसद सिर्फ लोगों के बीच फूट डालकर अपना मतलब निकालना होता है। लेकिन आज हर भारतीय इन बिगड़े बोल वाले नेताओं को अच्छी तरह से पहचान गया है। आज आम भारतीय ऐसे नेताओं के बहकावे में नहीं आता। अब ऐसे विवादित बयानों को जनता अनसुना कर देती है। उन नेताओं का भी इससे कोई भला नहीं होता। इसलिए अच्छा यही है कि कड़वे बोल बोलने के बजाय इन नेताओं को कोशिश करनी चाहिए कि समाज एकजुट रहे। इसी में सबका भला है। पैरा न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसे जन अधिकारों का पहरेदार कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक न्यायाधीश करोड़ों लोगों के भरोसे का प्रतीक होता है। न्यायपालिका ने अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को अच्छे से निभाया भी है। ऐसे में अगर न्यायपालिका की पारदर्शिता पर किसी भी कारण से प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो इसका हल तलाशना भी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। न्यायाधीश की नियुक्ति को किसी संस्था का आंतरिक मसला कहकर टाल देना सच्चाई से मुंह मोड़ लेने जैसा है। यह अफसोस की बात है कि न्याय की डोर संभालने वाली न्यायपालिका अपनी ही नियुक्तियों में न्याय के सवाल पर चुप्पी साध रही है। कॉलेजियम के माध्यम से जहां जजों द्वारा ही जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल को देखते हुए संसद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक पारित किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। तर्क दिया जाता है कि इससे न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा। यह समझ से परे है कि आखिर न्यायपालिका के इतने महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में सरकार और समाज की हिस्सेदारी को न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल कैसे कहा जा सकता है। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ पूर्व न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम की व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। हाल के दिनों में जिस तरह सवाल उठे हैं, उसे देखते हुए न्यायिक नियुक्तियों की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था की पड़ताल हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है। पैरा पिछले दिनों मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखने की खबर आई और ऐसे ही देश में अलग अलग जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। सरकार ने नाम बदलने के पीछे का कारण औपनिवेशिक मानसिकता को पीछे छोड़ स्वतंत्र मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के उद्देश्य को बताया। जब इसके बारे में पढ़ा तब मालूम हुआ कि नाम बदलने के बाद पूरी प्रक्रिया में कई 100 करोड़ खर्च आता है। खर्च यानी नाम बदलने के बाद कई दस्तावेज पर और भी अलग अलग जगह नाम बदलने में खर्च होता है। मुगल गार्डन का इतिहास में काल 100 साल से भी अधिक का है। भारत की राजधानी जब कोलकाता से दिल्ली बननी तय हुई तब 1911 में राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन का ढांचा बनाया। अजीब बात यह है कि मुगल गार्डन का नाम किसी मुगल ने नहीं
बल्कि एडविन ने रखा था। स्टॉप।